हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आर्वर्ड एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर चले हैं और ये मैं प्रथम टाइम पढ़ा भी रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं 11th का चालू नहीं किए थे, ना ही पढ़ाते थे। एज ए फर्स्ट टाइम मेरा ये है, तो फर्स्ट टाइम इम्प्रेशन अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बतलाइए, मैं उससे बेहतर देने का कोशिश करूँगा। तो देखिए बच्चों, लॉकडाउन की स्थिति में सभी व्यक्ति अभी घर में होंगे और अभी रिजल्ट भी नहीं आया होगा, तो ये सोचते होंगे कि रिजल्ट आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे, तो आप काफ़ी पीछे चल जाइएगा। इसलिए मैं सभी छात्र और छात्राएं जो 2020 के मैट्रिक एग्जामिनेशन में सम्मिलित हुए थे, वह मेरा वीडियो टोटल का टोटल देखिए, जिससे आपको पूरा हेल्पफुल होगा। कहीं अगर जाते हैं तो वहाँ आसानी से वह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है क्लास 11th का मैथमेटिक्स का प्रथम एक्सरसाइज, जिसका नाम है सेट्स। और सेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समुच्च। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सेट का मतलब क्या होता है? सेट कहते किसको हैं? ठीक है, सेट का मतलब हो गया कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्च कहते हैं। तो इसमें दो तीन शब्द आता है। सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जो किसी वस्तु को मतलब जो किसी वस्तु वेल डिफाइन करता, किसी वस्तु के बारे में बेहतर तरीका से जो डिफाइन करता है, यानी एक वस्तु का गुण दूसरे वस्तु के गुण से अलग हो। ठीक है, यानी प्रत्येक वस्तु में एक अपना गुण होना चाहिए। तो आइए देखिए क्या क्या दिया, मैं इसको समझा रहा हूं। सबसे पहला है कि सेट 11th क्लास का ये प्रथम एक्सरसाइज है। सेट, सेट का मतलब होता है सेट में क्या क्या चीज आएगा, वो बात हम लोग सबसे पहले कह रहे हैं। सेट की देखिए, सेट की अवधारणा का प्रयोग संबंध और फलन के अध्ययन में किया जाता है। जो ये सेट जो है, समुच्च जो है, आखिर समुच्च का प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ किया जाता है? तो समुच्च का प्रयोग आपको संबंध में किया जाता है, मतलब रिलेशन जिसको बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, फलन मतलब हो गया फंक्शन। तो जो सेट का जो प्रयोग होता है वह मुख्य रूप से आपको रिलेशन और फंक्शन में होगा। ठीक है, और जो आज का जो आधुनिक युग है, इस युग में इसका प्रयोग बहुत ही व्यापक तरीके से होते आ रहा है। आगे बात है कि मैथमेटिक्स में जो सेट शब्द होता है, ये जो मैथमेटिक्स में जो सेट शब्द है, ये सेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया? तो सेट, जो मैथमेटिक्स में सेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था, उस वैज्ञानिक का नाम है, जो कि आपको जर्मनी के गणितज्ञ थे, और उस गणितज्ञ का नाम था जॉर्ज केंटर। ठीक है, जॉर्ज केंटर ने ही सबसे पहले गणित में सेट शब्द का प्रयोग किया। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। तो जॉर्ज केंटन ने, ये जो गणितज्ञ थे, जर्मनी के थे, इन्होंने ही सबसे पहले सेट शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद है कि जो वास्तव में जो सेट जो होता है, उस सेट का जो प्रयोग होता है वह पहले त्रिकोणमिति में किया। सबसे पहले त्रिकोणमिति श्रेणियों को के प्रश्न को हल करने में किया गया था सबसे पहले। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मुख्य बात वो आया कि व्हाट डू यू मीन बाय सेट एंड हाउ कैन यू डिफाइन इट। ठीक है, मतलब सेट का मतलब क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो सेट भी सबसे पहले होता है कि समुच्च कहते किसको हैं? तो समुच्च जो होता है कि सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइन, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को। संग्रह मतलब क्या होता है? संग्रह मतलब हो गया कलेक्शन, मतलब कलेक्शन। जैसे कि अंगूर का गुच्छा, तो गुच्छा अंगूर का गुच्छा क्या हो गया? उसका कलेक्शन हो गया। तो इसी में है, आपको दिया है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहा जाता है।
अब आपको एक शब्द आया सुपरिभाषित। तो सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी प्रत्येक वस्तु का जो एक खास गुण होता है। और वेल डिफाइंड दैट मीन्स सुपरिभाषित मतलब एक वस्तु का गुण दूसरे वस्तु के गुण से बिल्कुल भिन्न हो, और एक सेट में एक जो वस्तु आ गया वह वस्तु पुनः उसमें पुनरावृत्ति ना हो, वही आपको सेट कहलाएगा। जैसे कि सेट में आपको देखिए, अब सेट को किस अक्षरों से सूचित करते हैं? तो सेट को कैपिटल लेटर के जो बड़ा अक्षर होगा ABCD का उससे डिफाइन करते हैं, और उसको मंझले कोष्ठ के अंतर्गत रखा जाता है, करली ब्रैकेट, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। और करली ब्रैकेट के जो अंदर रहता है उसको हम लोग तत्व बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, यानी उसे एलिमेंट कहा जाता है। और एलिमेंट जो होता है वह क्या होता है कि एलिमेंट जो होगा वह आपको एलिमेंट क्या करता है? एलिमेंट को हम लोग ABCD के छोटे अक्षरों से दर्शाया जाता है। तो सुपरिभाषित शब्द अगर समझ गए तो मतलब देखिए समझ जाइएगा खुद। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। मतलब एक वस्तु का जो गुण होना चाहिए वह दूसरे वस्तु के गुण से अलग हो, तो वो वेल डिफाइंड। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो मैंने क्या कहा है? प्राकृतिक संख्याओं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 1 2 3 4 सबका अपना अपना खास गुण है, अलग अलग होता है, तो ये आपको समुच्चय हो गया। अब कहेंगे कि तेज विद्यार्थियों का समूह, तो यहाँ तो ये डिफाइन नहीं हो रहा कि विद्यार्थी कितना तेज है, तो इस बात का तो वहाँ पुष्टि नहीं हो रहा है, तो इस बात का तो कलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसलिए वह समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हम लोग कुछ उदाहरण के थ्रू आपको बतलाते हैं कि ये समुच्चय है और ये नहीं है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, आगे है देखिए कि हमने इससे पीछे पढ़ा था समुच्चय, अभी जस्ट समुच्चय पढ़े। समुच्चय से आगे जो है आपको अवयव, तत्व या सदस्य क्या होता है इसको जानना है। ये क्या कह रहा है? इसका डिफिनेशन है कि संग्रह के वस्तुओं समुच्चय का अवयव, जो संग्रह होता है, जो कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन में जो भी अवयव है, जो उस समुच्चय के अंदर जो भी अवयव आता है वही हमको क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। वही बात लिखा है, संग्रह की वस्तु समुच्चय का अवयव कहलाता है। जो संग्रह का जो वस्तु होता है वही समुच्चय का अवयव कहलाता है। कलेक्शन जो हम लोग करते हैं 1 2 3 4, तो वो हम लोगों का क्या हो गया? वो हम लोगों को अवयव होता है। और अवयव को शॉर्ट लेटर से लिखते हैं, और शॉर्ट लेटर में ABCD। तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया? ये समुच्चय बन गया, और समुच्चय के अंदर जो लिखा रहता है वो हमको अवयव कहलाता है। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सेट्स बोलते हैं। और इसके अंदर जो लिखा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसको? एलिमेंट। अब कुछ बात है, कुछ क्वेश्चन है कि आइए हम लोग जानेंगे कि सेट कौन है कौन नहीं है, और है तो कैसे है। इसके लिए हमको जानना है और आपको बतलाना है कि इसमें कौन सेट है नहीं है। चलिए दोस्तों आज तैयार हो जाइए बतलाने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ाया था, फिर से बोल रहा हूँ कि सेट कैसे समझेंगे। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वेल डिफाइन, ठीक है, वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट, या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो किसी वस्तु के कोई वस्तु जो होगा उस वस्तु का एक खास गुण होगा, और एक जो अवयव एक बार आ गया पुनः उसमें नहीं आना चाहिए, वही हमको सेट कहलाएगा। और है देखिए, सबसे पहला है कि आपको बतलाना है कि ये सेट है या नहीं है। तेज विद्यार्थियों का समूह, क्या यह सेट है? क्या कह रहा है? तेज विद्यार्थियों का समूह। ये पता नहीं है
कि कितना तेज है, क्योंकि कलेक्शन तभी होगा जब हम जानेंगे। कलेक्शन कब होगा? कलेक्शन होने के लिए मापदंड, किसी का मापदंड होने के लिए उसकी लंबाई चौड़ाई पता होना चाहिए। तेज कितना है, हो सकता है कोई ज़्यादा हो कोई कम हो, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब एक ज़्यादा हो सकता है, एक कम हो सकता है। तो सब क्या बोला है कि सेट जो होता है सभी का आंसर एक ही हो, यानी तेज सब है तो सब तेज ही रहना चाहिए और एक जैसा ही होना चाहिए। तो ये प्रथम जो हो गया आपको, वह सेट नहीं होगा, ये समुच्चय का संग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? तेज विद्यार्थियों का समूह कितना तेज है ये डिफाइन नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। दूसरा है कि मोटे लड़कों का समूह। भाई माप रहे हैं लड़का कितना मोटा है, अब खाली मोटा कह देने से थोड़ी भी पता चल जाए कितना मोटा, कितना मोटा, तब कलेक्शन होगा। वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट का सही रूप से डिफाइन करता हो और एक वस्तु का गुण दूसरे से बिल्कुल अलग हो, ठीक है, भिन्न हो, और एक वस्तु फिर वह उसमें नहीं पुनरावृत्ति ना हो, तब हमको सेट कहलाएगा। तो मोटे लड़कों का समूह, मोटा कितना मोटा लड़का है ये आपको पता नहीं है, तो ये हमें सेट के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, ये सेट नहीं होगा। क्योंकि मोटा लड़का, हो सकता है कि मोटा लड़का है, लड़का की बात तो कर रहा है, लेकिन मोटा लड़का तो कितना मोटा लड़का ये डिफाइन नहीं है, इसलिए ये डिफाइन नहीं होने के कारण यह सेट नहीं कहलाएगा। सुंदर लड़कियों का समूह, अरे भाई हम तो जानते हैं कि सारा लड़की सुंदर ही होती है, लेकिन कितना सुंदर होती है ये पता नहीं है, कितना सुंदर होगा ये पता नहीं है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, अंडरस्टैंड? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जो किसी वस्तु के खास गुण के बारे में बतलाता हो वही हमको समुच्चय कहलाएगा। ये खास नहीं है, लड़की सुंदर है तो कितनी सुंदर है ये पता नहीं है, तो ये हमारा सेट के अंतर्गत नहीं हो गया। अब है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, दैट मीन्स नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं बच्चे? आप लोग तो पढ़े होंगे 9th 10th में, हो सकता है भूल गए, कोई बात नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए। एल से सूचित करते हैं 1 2 3 डैश डैश, ये डिफाइन है। कैसे? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या, जितना भी प्राकृतिक संख्या है इस सब के बारे में कह रहा है, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का डिफाइन कर रहा है। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह प्राकृतिक संख्या के समूह के बारे में बतला रहा है, और एक का गुण दूसरे के गुण से अलग है, तो इस स्थिति में यह जो होगा क्या होगा? आपको समुच्चय कहलाएगा। सभी पूर्णांकों का समूह, पूर्णांक को किससे सूचित करते हैं पता है बच्चे? नहीं जानते हैं? पूर्णांक को आई या जेड से सूचित किया जाता है, आई और जेड। तो पूर्णांक जो है, जितना भी पूर्णांक है उसके बारे में कह रहा है, यानी पूर्णांक हो गया, क्या हो गया? कलेक्शन हो गया। तो उस कलेक्शन में उसको परिभाषित कर रहा है, किसका? पूर्णांक के बारे में परिभाषित कर रहा है। तो वो आपको 1 2 -0 1 2 डैश डैश, तो ये हमको डिफाइन कर रहा है, यानी कि किसके बारे में डिफाइन कर रहा है? पूर्णांक के बारे में डिफाइन कर रहा है, पूर्णांक क्या कलेक्शन है उसके बारे में डिफाइन कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? समुच्चय हो गया। अगला, किसी खास विद्यालय के, खास एक तो बात है, पहले ही कह दिया खास, तो इसमें एक शब्द ढूंढना है खास। तो खास मतलब निश्चित होगा ही, उसी विद्यालय में होगा। कोई खास कह दिया पहले, किसी खास विद्यालय के वर्ग 11 के कुल छात्रों का समूह। अब खास विद्यालय है, अब वर्ग 11 है क्या? दूसरा कोई नहीं, 11 का ही सिर्फ लड़का होगा। तो वर्ग 11 का एक खास तो विद्यालय हो गया, अब वर्ग 11 हो गया, तो ये निश्चित रूप से 11 के बारे में ही डिफाइन कर रहा है, इसलिए आपको ये समुच्चय के अंतर्गत आएगा। अगला है कि किसी खास विद्यालय, देखिए विशेष मतलब सबसे अलग,
विशेष विद्यालय में शिक्षकों का समूह। अब कोई विशेष विद्यालय है और उस विद्यालय में किसका डिफाइन कर रहा है? एक खास विद्यालय में एक खास शिक्षकों का जो समूह है, शिक्षक ही होगा, उसमें विद्यार्थी नहीं आएगा, तो वेल डिफाइन कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमको समुच्च के अंतर्गत आएगा। हम पॉइंट है वो क्या है कि स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सम स्पेशल सेट। अब कुछ सेट के सेट का क्या नोटेशन है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। कोई सेट है उसका क्या नोटेशन है वो आप देखिए। जैसे नंबर 1 आपको n बोलेगा, ठीक है, तो n किसका नोटेशन है? n जो है वो क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्च, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च, प्राकृत संख्याओं का समुच्च। तो n किसका नोटेशन है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्च का। समुच्च में अगर लिखना है n तो n सीधा समझ जाएंगे किसका है? नेचुरल नंबर का। नंबर 2 i और z। i और z का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा एक चीज़ और हम लोग लिखते जाते हैं, शायद आपको हेल्पफुल होगा जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय आसानी होगा। ऐसे सिर्फ नोटेशन के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है तो थोड़ा नोटेशन चलिए होने देते हैं। अब नोटेशन में देखिए क्या है अगला, आगे है पूर्णांक संख्याओं का समुच्च। जितना भी पूर्णांक संख्या है उसको i या z से सूचित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको कैपिटल Q, बोलिए कैपिटल Q किसका नोटेशन है? बच्चे आप जवाब दीजिए, कैपिटल Q किसका नोटेशन है? चलिए नहीं जानते याद कर लीजिए। परिमेय संख्याओं का समुच्च, ठीक है। बच्चे R किसका नोटेशन है? बोलिए, याद है? भूल गए? कोई बात नहीं है, देख लीजिए। वास्तविक संख्याओं का समुच्च। तो R किसका नोटेशन है? वास्तविक संख्याओं का समुच्च। उसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा गर्मी है भाई, गर्मी तो परेशानी करता ही है, क्या कर सकते हैं। इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो को बनाते हैं, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, आप लोग भी बच के रहिए, सेल्सियस तो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन इस स्थिति में भी हम लोग बैठे नहीं हैं, आप लोगों के लिए सिर्फ कि लॉकडाउन में भी आप अपने घर में पढ़ते रहें, सिर्फ मेरा ये कहना, इसलिए मैं इतना परेशान होकर आप लोगों के भी चाहता हूँ, और कोई ख़ास बात नहीं है। उसके बाद आइए सम स्पेशल, कुछ स्पेशल चीज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे R प्लस, बोलिए इसका क्या है? आप तो इन सारे के तो बारे में जानते हैं, लेकिन R प्लस के बारे में आपको ध्यान होगा तो बतलाइए, R प्लस क्या डिनोट्स करता था? तो R प्लस जो डिनोट कर रहा है, R मतलब क्या है? वास्तविक। तो वास्तविक संख्या कहते किसको हैं? बचपन में हम लोग पढ़े थे। तो वास्तविक संख्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा। जैसे R प्लस आया तो ये सिर्फ ये लिखाएगा धन वास्तविक
संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद देखिए आई या जेड लिख सकते हैं, जेड प्लस लिखते हैं तब क्या, तो पूर्णांक कहते किसको हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बीच में जो भी संख्या आता है सारा पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक में जो धनात्मक होगा सिर्फ, यानी धन पूर्णांक का समुच्चय, जेड प्लस का मतलब क्या हो गया, धन पूर्णांक का समुच्चय। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, परिमेय में हो सकता है कि माइनस वाला भी हो, प्लस वाला भी आ सकता है, तो उसका हम लोग किससे डिफाइन करेंगे, Q प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये जो प्लस वाला आएगा, प्लस का मतलब धन, मतलब जो प्लस वाला ही सिर्फ हो, उसके लिए ये दिखाता है। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग ये, अब इसके बाद देखिए कि इस संकेत के बारे में है कि इस संकेत का मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, संकेत ई मतलब इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, या का सदस्य। देखिए क्या कह रहा है, कोई तत्व किसी समुच्चय का सदस्य है, कोई तत्व जो है वह किसी समुच्चय का सदस्य है, इसको बतलाने के लिए संकेत इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। हम एग्जाम्पल में आपको बतला रहे हैं कि जैसे कि x, ये छोटा है तो समुच्चय हो गया, x समुच्चय A का सदस्य है। ये तो वाक्य में लिखा है कि x समुच्चय A का सदस्य है, हिंदी में बोलेंगे। इंग्लिश में इसको अगर लिखेंगे, मतलब अगर इसको आप लिखते हैं तो क्या लिखिएगा, x, ये चिन्ह देखिएगा, बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए। बस इतनी चीज़ों को एक कलेक्शन, ए मतलब x जो है वह ए का सदस्य है, हर हाल में होगा। ठीक है, यानी जितनी भी संख्या होगी x का जो भी मेंबर होगा वो इसमें होगा ही, a का जितना भी मेंबर होगा वो x के अंतर्गत आता ही होगा, तो उसका सदस्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसको पढ़ेंगे क्या, x बिलोंग्स टू a। ठीक है, इसको पढ़ना है, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि x बिलोंग्स टू a। अब उसी में एक और है, इसका मतलब हुआ x डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा ऐसा करता हूँ कि शॉर्ट्स में बगल में लिख लेता, ये भी आप लिख लीजिए कि x ये बिलोंग्स का चिन्ह है, और जब कट जाएगा तो इसको पढ़ेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। x जो है समुच्चय A का सदस्य नहीं है। ठीक है, और ये तो ये हो गया। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ले लिए कि n या a ले लिए, a इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात है कि ये आपको क्या हो गया, ये तो एक सेट हो गया, और इस सेट में ये जो इसके अंदर जो संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4, ये क्या है बोलिए, यह
ए का मान तो लिखा हुआ, मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए नहीं लिखकर नेचुरल नंबर भी दे सकते हैं एन। ठीक है, जब इसको हम लोग वर्ड में लिखेंगे, यानी इसका मतलब हो गया कि जो एक, जो देखिए एक जो है वो बिलोंग कर रहा है किस में, एन में। चलिए ज़्यादा नहीं लिखिए, नहीं तो उतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा। एक तो ये हो गया, 2 भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, 3 भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक है, कर रहा है। तो ये इसका संकेत है, इसको संकेत में ऐसे लिखते हैं। अब बिलोंग्स क्या नहीं कर रहा है, अब हम ये लिख सकते हैं कि 4 बिलोंग्स टू एन, 4 इस सेट में है, नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, कट का चिन्ह दे देंगे कि 4 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। तो बिलोंग्स शब्द का चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार से होता है ये समझ जाइए कि पढ़ते किसको हैं, x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई तत्व किसी समुच्चय का सदस्य है तो इसको बतलाने के लिए हम लोग बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं कि वह उसका सदस्य है। अगर नहीं रहेगा, जैसे कि ये सेट था, इस सेट में ये सब इसका सदस्य है लेकिन 4 इसमें है, नहीं है, इसलिए क्या लिख दिए, बिलोंग्स, x डज नॉट, यानी 4 डज नॉट बिलोंग्स टू n, इस सेट में नहीं है। कोई प्रॉब्लम, इससे हम लोग आगे चलते हैं। मानेंगे कि मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, यानी एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर दो रिप्रेजेंटेशन है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला है कि टेबुलर फॉर्म, या उसी का नाम है रोस्टिंग फॉर्म। दूसरा है कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म, या उसको कहते हैं हम लोग सेट बिल्टर फॉर्म भी बोलते हैं। तो देखिए दोनों में कोई खास नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन में दोनों आता है। अब पहला देखिए क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टेबुलर फॉर्म्स एंड रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को ही रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, ये आप जान लें। लिखा कि इस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठ के अंदर एक एक करके अर्धविराम देकर लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब कैसे लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए प्राकृत संख्या, ए प्राकृत संख्या 5 से कम का समुच्चय। अब क्या कह रहा है, ए प्राकृतिक संख्या 5 से कम का समुच्चय। अब ए प्राकृत, इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या बोले, सबसे पहले बड़ा अक्षर में ए तो लिख देंगे। ठीक है, करली ब्रैकेट, 5 से कम, 5 से कम मतलब कितना, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या 1 2 3 4, 5 से कम। तो ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, बी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समूह, स्वर का समुच्चय। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे ए बी हो गया, इसका तो सेट हो गया बी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन आता है, ए ई आई ओ यू। तो ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टिंग फॉर्म। ठीक है, अब दूसरा है, ये थोड़ा सा हल्का, इससे थोड़ा सा हल्का कठिन है, लेकिन समझ जाइएगा। ये समझ गए सभी व्यक्ति, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो दिया रहेगा उससे कम लिखना है। यानी पूरा तो लिखा है, ब्रैकेट के अंदर एक एक करके कोमा देना है, यही बात है। अगला है कि सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्टर फॉर्म।
इसके लिए मंझले कोष्ठ के अंदर एक एक चर x को लिखकर तिरछा लकीर या कॉलम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जहाँ भी आपको तिरछा लकीर या ये कॉलम लिखा रहे, इसको पढ़ेंगे क्या? सच डैट। क्या पढ़ा जाता है इसको? सच डैट। क्या पढ़ते हैं? सच डैट। ठीक है। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में हम एग्जाम्पल में देते हैं, आप समझ जाइएगा तुरंत। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, एक एग्जाम्पल इसका आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में आपको लिखा रहेगा कि इसको किस प्रकार से हम लोग डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल 1 देखिए। 1, प्रथम 5 प्राकृतिक, ये प्रथम मत लिखिए, प्राकृत संख्या 5 से कम का समुच्चय। ठीक है। ए आगे दे रहे हैं। ए प्राकृत संख्या 5 से कम का समुच्चय। आपको ये लिखा है, इसको कौन सा फॉर्म में लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। जैसे सिंबल का उपयोग करेंगे तो सिंबॉलिक फॉर्म में जब इसको लिखें, इसको ऊपर लिख रहे हैं जैसे कि ए। ठीक है, थोड़ा अलग पेन से लिखते हैं। ए तो पहले दें, जो है अंक वही देना है। अब क्या रहे? प्राकृतिक संख्या 5 से कम। ठीक है, 5 से कम। तो प्राकृतिक संख्या 5 से कम की बात कर रहा है, ज़्यादा नहीं, 5 से कम। तो इसको क्या लिखेंगे? एक देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है कि तिरछा लकीर, पहले तो कॉलम देना है x, या तिरछा लकीर दीजिए x, x 5 से कम, या प्राकृतिक संख्या 5 से कम का समूह x, सच डैट x प्राकृत संख्या 5 से कम का समुच्चय। ठीक है। अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम और करके ये भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच डैट। ठीक है, x बिलोंग्स टू, क्या कर रहा है? प्राकृतिक संख्या बिलोंग्स करने के लिए कर लिया। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि x का मान जो होना चाहिए, जो नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो 5 से कम। यानी यहाँ बगल में वो भी आपको देना है कि n जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? वो 5 से कम होना चाहिए। n का जो मान है वह 5 से कम है। ठीक है, n का मान क्या हो? 5 से कम हो। तो इस फॉर्म में इसको हम लोग शॉर्ट में इसको इस तरह से लिखते हैं। उसी प्रकार कुछ और उदाहरण हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाने के बाद है कि निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में आपको लिखना है, यानी सारणी के रूप में बतलाना है, सारणी समुच्चय में प्रदर्शित करना है। अभी हमने 2 चीज़ बतलाया था, एक सिंबॉलिक फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म, दोनों के बारे में बतलाए। तो आइए पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म का 1-2 उदाहरण ले लेते हैं, जान लेते हैं, तब सब आसानी से बनेगा। अब नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, 1 का सॉल्यूशन। क्या लिखा है कि x सच डैट x एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक है, और पूर्णांक में रिस्ट्रिक्शन है कि x का मान -3 से बड़ा लेकिन 7 से क्या हो? कम हो। तो जैसे इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो a इक्वल टू करली ब्रैकेट रोस्टर फॉर्म में, इससे मतलब 3 जो है x का मान -3 से कम मतलब कितना हो गया कि -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। क्यों? क्योंकि 7 से कम। तो ये हो गया आपको रोस्टर फॉर्म, पहला क्वेश्चन।
दूसरा देखिए, दूसरा का आप सॉल्यूशन निकालिए। दूसरा लिखा है कि x सच डेट x 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब 6 से छोटा प्राकृतिक संख्या लिखना है आपको, तो b इक्वल टू क्या होगा, 6 से छोटा प्राकृतिक संख्या आप लिखिए। तो 1 2 3 4 और 5, ये 6 से छोटा हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आइए। कौन सा फॉर्म है? इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दोनों एक ही होता है, सारणी रूप। चलिए तीसरा आपको क्या कह रहा है वो देखिए। तीसरा है कि x सच दैट x 2 अंक वाली प्राकृतिक संख्या, ठीक है, और संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। दोनों का संख्या का योग करेंगे 8, वो संख्या सबको लिखना है। यानी p इक्वल टू जो आपका सॉल्यूशन का रहा है तो 8 होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 7 और 1, जो एक बार संख्या आ जाए, और उसको ये नहीं कि हम लोग उलट पुलट कर लिखें, ऐसा नहीं करेंगे। 7 8 1 8 0 4 5 3, ठीक है, 5 3, और आप देखिए 6 2 6 और 2, और कोई अंक है उस अंक को देखिए, कौन सा अंक है? ठीक है, उसके बाद आइए 1 7 भी लिख सकते हैं क्योंकि अंक अलग अलग है, और 2 6 भी लिख सकते हैं, और 3 5 भी लिख सकते हैं। तो ये सब देखिए जितना भी संख्या है इसको जोड़िए, आपको 8 के बराबर आएगा। तो ये हमको कौन सा हो गया? ये आपको टेबुलर फॉर्म हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कह रहा है? 4 है आपका कि x सच दैट x ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब ट्रिगोनोमेट्री शब्द में जो यहाँ दिया है तो वो देखिए रिपीटेशन नहीं होता है। मैंने समुच्चय के बारे में बतलाया था कि सुपरिभाषित, ठीक है, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। और मैंने एक चीज़ बतलाया था कि कोई भी एक अंक दूसरा में पुनरावृत्ति ना हो, वो आपको समुच्चय। तो जैसे इसमें आप देखिए एक टी आ गया, टी लिख देंगे, आर लिख दिए, आई जी ओ एन, अब फिर ओ है तो ये नहीं कि ओ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, एम ई लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, ई टी तो लिखा गया है, आर भी लिखा गया है, वाई। तो जो अंक रिपीटेटेड हो रहा है उस अंक को आपको नहीं लिखना है। जो मैंने कहा था रिपीटेशन वाले शब्द नहीं लिखाता है। तो टी देखिए एक बार लिखा गया तो एक ही लिखाएगा, आर 2 बार है तो एक बार लिखा गया, आई है तो आई लिखा गया, जी है तो जी लिखा गया। तो ये हमको था कि अगर हम लोग समुच्चय इस प्रकार से, ये जो अभी लिखा हुआ है ये आपको लिखा सिंबॉलिक, और सिंबॉलिक को हमने कन्वर्ट किया किस में? आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिंबॉलिक को कन्वर्ट करिए रोस्टर में, या रोस्टर को इसको कन्वर्ट कीजिए इसमें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो ये आज का मेरा आखिरी क्वेश्चन है। अब हम लोग इससे आगे कल बतलाएंगे इसमें कि टेबुलर फॉर्म तो हो गया, कल हम लोग जो बतलाएंगे कि सिंबॉलिक में किस तरह से होता है वो बतलाया जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बोलिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और एक एक व्यक्ति के पास पहुंचाइए।
तो ये मैथमेटिक्स का आज मेरा ये पहला क्लास था। तो मैं सभी छात्र जो कि अभी क्लास 10th में हैं ही और मतलब परीक्षा जो दे चुके हैं उसके लिए अच्छा मौका है कि आप अपने घर पर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज के लिए क्लास यहीं स्थगित करता हूँ। धन्यवाद।